तो आज का क्लास मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट क्लास होने वाला है। ठीक है, कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास जब भी हो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आज खत्म करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट को, और एक बार टाइम मिला तो रिवीजन भी हम लोग कर लेंगे जो जो चीज़ पढ़े है। ठीक है, तो अब तक जो हम लोग सीखे या सीख पाए वो क्या था? यस, हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, राइट? और देख रहे थे कि सिंपली अगर सरफेस पे या सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो हम लोगों का कॉन्सेप्ट से मैच नहीं कर रहा था, तो हम लोग चार्ज को क्या कर रहे थे, इनसाइड या इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे, राइट? ये सारी चीज हम लोग डिस्कस किए थे। आज एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन डिस्कस मैं करना चाह रहा हूँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे ही है लेकिन एक लेवल अप है। ठीक है, और ये जस्ट ये लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस जो लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे एक सवाल कुछ इस तरह का हो सकता है कि दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स है जिसका इनर रेडियस क्या है, R1 है, आउटर रेडियस क्या है, R2 है। ठीक है, इनर शेल पे चार्ज Q1 है और आउटर शेल पे चार्ज Q2 है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? अब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन क्या देगा, इनर या आउटर शेल में से इनर या आउटर शेल को क्या कर देगा, अर्थिंग कर देगा। अर्थिंग करने से जो एक चीज 100% श्योर था, जो हम लोग जाने से पिछला क्लास में सीखे थे कि अर्थिंग करने से जो एक चीज 100% श्योर हम लोगों को मिलता है, जिस भी कंडक्टर को अर्थिंग करोगे उस कंडक्टर का नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो फॉर इंस्टेंस हम लोग इनर सरफेस को देख रहे हैं, इनर सरफेस का हम लोगों को चार्ज पता नहीं है। लेट्स अज्यूम इनर सरफेस का चार्ज पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इनर सरफेस को क्या कर दिया गया, अर्थिंग कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा कि इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, राइट? सो हम लोग मान लिए कि कैपिटल क्यू अमाउंट का चार्ज इनर सरफेस पे होगा। सो इसी का वैल्यू आपको पता करना है। ये एक टाइप से क्वेश्चन है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, और अगर किसी को ट्राई करना है तो वो ट्राई कर सकता है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। सो पहला ऑप्शन है R1/R2 इंटू क्यू। ठीक है, इसका वैल्यू कैपिटल क्यू का वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है जिसका रेडियस R1 एंड R2 है। बाहर वाले सरफेस पे क्यू अमाउंट का चार्ज है। अब क्यू टू लेके फायदा नहीं है, स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। अंदर वाले सरफेस को या अंदर वाले शेल को हम लोग अर्थिंग किए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। हम लोग अंदर वाले शेल को अर्थिंग किए हैं, तो अंदर वाले शेल पे कितना चार्ज होगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज R1/R2 into Q. Option B is minus R1/R2 into Q. Option C is R2/R1 into Q. And option D is minus R2/R1 into Q. जल्दी से ये क्वेश्चन उतारिए, ऑप्शन कॉपी कीजिए एंड ट्राई कीजिए। ठीक है, कर रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन। दो कॉन्सेंट्रिक सेल्स है, बाहर वाले शेल पे चार्ज स्मॉल क्यू है, अंदर वाले चार्ज शेल पे कितना चार्ज है। ठीक है, हम लोग मान लिए कैपिटल क्यू है, आप एक्स भी मान सकते हैं। कैपिटल क्यू नहीं मानना है तो आप एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। बस इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी? किसी का भी आंसर आया तो जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके, एक दो आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को किस तरह से करेंगे? ठीक है, जो लोग जस्ट इतना कॉन्सेप्ट पे कर लिए कि किसी भी कंडक्टर को अगर अर्थिंग कर दे, ये कंडक्टर इसे अगर अर्थिंग कर दिया जाए तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट? अगर ये कॉन्सेप्ट पे किसी ने सवाल कर लिया तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज किस तरह से इस टाइप के सवाल को अप्रोच करना है ये देखिए। ठीक है, हम लोगों का दो कॉन्सेंट्रिक शेल दिया हुआ है। ठीक है, इस पे हम लोग चार्ज कितना मान लिया है, क्यू, और बाहर वाले पे कितना है,
स्मॉल क्यू गिवन है और हम लोगों को कैपिटल क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्योंकि अंदर वाला शेल क्या है, अर्थिंग किया हुआ है, राइट। हम लोग सबसे पहले अंदर वाले शेल पे पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल कितना होगा अंदर वाले शेल पे, और जो हम लोग पिछला 2-3 क्लास से यही कर रहे हैं, राइट। कॉन्सेंट्रिक शेल के सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए कितना होगा, तो अंदर ये दो पोटेंशियल होगा ना, v प्लस वी होगा, या v प्लस वी डैश, या v प्लस वी वन प्लस वी टू, जो भी लिख सकते हैं। दो पोटेंशियल होगा, एक तो कैपिटल क्यू की वजह से, इस क्यू की वजह से होगा, और दूसरा स्मॉल क्यू की वजह से होगा। तो कैपिटल क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस वाला होगा, तो मिलेगा हम लोगों को के क्यू अपॉन आर वन, प्लस स्मॉल क्यू की वजह से क्या होगा, ये इनसाइड वाला पॉइंट बन जाएगा, राइट। देखिए इस शेल के लिए ये वाला पॉइंट क्या है, इनसाइड वाला पॉइंट है। इनसाइड पे ये पोटेंशियल कितना होता है, कांस्टेंट होता है, और कितना होता है, के क्यू अपॉन आर टू, ये मिलता है, राइट। लेकिन हम लोग एक चीज और जान रहे हैं कि क्योंकि अंदर वाला शेल क्या है, अर्थिंग किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, अंदर वाले शेल पे तो पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो इसे इक्वेट कर लेंगे जीरो के बराबर, और कैपिटल क्यू का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये कैलकुलेशन कर पाओगे आप लोग, स्क्रीन पे इतना जगह नहीं है। ये अगर जीरो है वी का वैल्यू, तो के क्यू बाय आर वन प्लस के क्यू बाय आर टू इक्वल टू जीरो, तो मिल क्या जाएगा हम लोगों को, कैपिटल क्यू का वैल्यू मेरे ख्याल से मिल जाएगा माइनस ऑफ आर वन, के तो कैंसिल हो जाएगा, बाय आर टू, माइनस ऑफ आर वन बाय आर टू इंटू क्यू, ये आंसर हो जाएगा। कर लोगे इस टाइप का सवाल, इजी है ना। जस्ट जिस सरफेस पे अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है, उस सरफेस पे आप पोटेंशियल निकाल लो, और उस पोटेंशियल को जीरो के साथ इक्वेट कर लो, राइट, क्योंकि आप जानते हो अर्थिंग करने से पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं आज के लेक्चर पे। सिमिलर टाइप का ये सवाल जो आपको नोट्स, अगर आपने देखा होगा जो लास्ट क्लास का या लास्ट लेक्चर का जो नोट्स अपलोड हुआ है, अगर वो आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेम टाइप का सवाल है, ठीक है। बस एक स्टेप इस पे और आगे करना है कि इसमें जो तीन कॉन्सेंट्रिक शेल्स है, तीनों का रेडियस दिया हुआ है आर, 2r और 3r, ठीक है, और तीनों पे चार्ज दिया हुआ है q, और बाहर वाले पे -3q, अंदर वाले शेल को या बीच वाले शेल को क्या किया गया, अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, ठीक है। एक तो अर्थिंग किया हुआ है, तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल एक तरह से बहुत ज्यादा टफ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको तो पहली बात कि इस शेल पे नहीं पता है, ठीक है। तो इसे इजी बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ये कर लो कि ये अर्थिंग किया हुआ शेल पे आप सबसे पहले चार्ज कितना है ये फाइंड आउट कर लो। अगर आप चार्ज फाइंड आउट कर लिए, तो ये बस पिछले क्लास में जो सीखे थे जिस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना, तीनों शेल पे चार्ज पता चल गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये मिडिल वाले कॉन्सेंट्रिक शेल पे आप चार्ज फाइंड आउट करो, ओके। किस तरह से करोगे, सबसे पहले यहाँ पे मिडिल वाले शेल पे आप पोटेंशियल को जीरो करोगे, राइट, क्योंकि अर्थिंग किया हुआ, और पोटेंशियल का वैल्यू भी फाइंड आउट करोगे। तो इस मिडिल वाले शेल पे जो पोटेंशियल होगा वो तीन चार्ज की वजह से होगा, ठीक है। एक तो Q, दूसरा क्या है -3Q, और तीसरा जो इस पे जो चार्ज रहेगा जो कि हमें पता नहीं है, राइट, तो हम लोग कैपिटल Q मान लिए, ठीक है। इसकी वजह से तो तीन चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन 2r प्लस के क्यू अपॉन 2r प्लस के इंटू 3Q अपॉन 3r। अब ये कैसे आ रहा है, बार बार बताया जा चुका है, ये पॉइंट को देख लेना, कब आउटसाइड है, कब सरफेस वाला पॉइंट है, और कब इनसाइड पॉइंट है, ठीक है। कुछ इस तरह से और इक्वेट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा ये कितना, ये मिल जाएगा -3Q। अब क्योंकि ये इनसाइड में जो मिडिल वाले शेल पे -3Q चार्ज है, अब डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले सेंटर पे पहुंच जाएंगे। सेंटर पे कोई चार्ज था नहीं, क्योंकि सेंटर पे चार्ज कोई नहीं था, इसलिए इनर सरफेस पे, पहले कॉन्सेंट्रेट शेल के इनर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, राइट, इनर पे नहीं होगा। और बाहर पे कितना था, क्यू था, तो बाहर पे क्यू ही रह जाएगा। अब क्योंकि ये बाहर पे प्लस क्यू है, तो इसके बाहर वाले पे माइनस क्यू आ जाएगा, और क्योंकि इस पे टोटल एज ए होल पूरा शेल पे कितना था, -3Q था,
तो बाहर कितना लेना होगा, -2q लेना होगा। अब यहाँ बाहर -2q है तो इसका ऑपोजिट यहाँ +2 लेना होगा, 2q लेना होगा। लेकिन यहाँ पे कितना था, एज ए होल ये चार्ज कितना था, ये 3q था। अच्छा सॉरी, इसका वैल्यू -3q आया था। ये थर्ड शेल पे जो चार्ज है वो +3q है, ठीक है। तो 2q यहाँ आ गया, तो बाहर पे कितना लेना होगा, q, ठीक है। एक बार देख लेना, खुद से ट्राई करना। जो पहला एग्जांपल 2 कॉन्सेंट्रिक शेल के साथ था, उससे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन खुद से करने का कोशिश करना। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं गॉसियन सरफेस की ओर, ठीक है। गॉसियन, अच्छा गॉसियन सरफेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसमें हम लोग फाइनली जो गॉसियन सरफेस बना रहे थे वो किस तरह से बना रहे थे। एक तो क्राइटेरिया था ना, एक क्राइटेरिया था कि पोटेंशियल हर जगह पे सेम होना चाहिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह पे सेम होना चाहिए, ये सब हम क्राइटेरिया ले रहे थे। तो फाइनली इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ने के बाद आपको थोड़ा तो आइडिया मिल जाएगा कि गॉसियन सरफेस किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। हालाँकि गॉसियन सरफेस से बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस, बट आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि अगर एक पॉइंट चार्ज हो तो उसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, अगर एक लीनियर चार्ज हो तो उसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, और अगर एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर हो तो उसके अराउंड में गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसपे किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जान रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल, पोटेंशियल सरफेस, तो ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। अ सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। मतलब हर जगह पे उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, हर जगह पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। जनरली ये 3D होता है, लेकिन ये एक कंडीशन नहीं है, 2D भी हो सकता है, एक प्लेट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली मैक्सिमम आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो एक 3D रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होगा, ठीक है। आप खुद सोचिए, आपको क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है एक पॉइंट चार्ज के लिए। मान लिया कि क्यू अमाउंट का चार्ज यहाँ रखा हुआ है। अब इसके अराउंड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब वो सरफेस हर एक पॉइंट पे, मतलब अपने ऊपर का हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल रखता हो। सबसे पहले तो पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल था के क्यू अपॉन आर, राइट। के क्यू अपॉन आर, इसका मतलब क्या है कि अगर इस क्यू से आर डिस्टेंस इधर आए, या 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 ऐसे आए, या ऐसे आए, या ऐसे आए, क्योंकि 3D है, आपकी तरफ भी आ सकता है, आपकी स्क्रीन से बाहर आर डिस्टेंस आ सकता है, स्क्रीन के पीछे आर डिस्टेंस जा सकता है। तो किस तरह का सरफेस मिलेगा, ये पॉइंट मिला, कौन कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ये 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 सारा पॉइंट मिल रहा है ना। ये सारा पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल सेम होगा, क्यों, क्योंकि सब का सब आर डिस्टेंस पे है और क्यू चार्ज है, राइट। तो ये सारा पॉइंट को कनेक्ट जब आप कीजिएगा तो आपको एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज मिलेगा, राइट। अब मान लीजिए आपको आर नहीं चाहिए, 1.5 आर डिस्टेंस पे चाहिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो कैसा कैसा पॉइंट मिलेगा, इससे थोड़ा सा दूरी पे पॉइंट मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इस तरह से ये सारा पॉइंट मिलेगा। तो उसे अगर आप कनेक्ट कीजिएगा तो वो भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर r/2 डिस्टेंस पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरह का मिलेगा, ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो अगर एग्जाम में आए, बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर बार लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही है, इसलिए बहुत ध्यान से सुने, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप बताइएगा कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, राइट, यही है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है या कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स बोल सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए स्फेयर बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि सरफेस को आप बता रहे हो। तो ये समझ में आया किस तरह से। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट रह जाता है, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि दो पॉइंट मैं लूं, एक पॉइंट यहाँ लूं ए, और दूसरा पॉइंट यहाँ लूं,
बी। तो क्या ए और बी का पोटेंशियल सेम है? यस और नो, जल्दी बताइए। क्या ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है? काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग अगर इंटरेक्ट कर पाओ, समझ पाओ अच्छे से, ध्यान से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस और नो, ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या सेम है या अलग अलग? यस सर, सेम है। सेम है। इसके लिए ये चीज देखिए, आपने सीखा है कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये भी है, ये भी है, राइट? ऑब्वियसली ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये एक डायरेक्शन हुआ, ये एक डायरेक्शन हुआ, ठीक है? ये इसके क्लोज में है, तो यहाँ पे E1 एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका आएगा, और यहाँ पे ये थोड़ा सा इसके कंपेयर में ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो E2 वैल्यू आएगा, राइट? तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अलग होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है, यहाँ का पोटेंशियल V1 होगा और यहाँ का पोटेंशियल V2 होगा, ठीक है? क्योंकि सेम डिस्टेंस पे चार्ज नहीं है, पोटेंशियल सेम नहीं होगा, राइट? लेकिन अगर मैं पॉइंट यहाँ लेता, एक पॉइंट यहाँ लेता और एक पॉइंट यहाँ लेता, ठीक है? ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो क्या P और Q का पोटेंशियल सेम है? हाँ, P और Q का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लिया गया है, ठीक है? डिफरेंस समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रह जाता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब जितना भी सरफेस बना है सारे के सारे सरफेस पे, सारे के सारे सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। एक पर्टिकुलर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लो तो वहां का पोटेंशियल सेम होगा। जैसे कि आप देख लो, यहाँ से पी का चार्ज से पी का डिस्टेंस और चार्ज से क्यू का डिस्टेंस सेम है, इसलिए पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन अगर ये पी पॉइंट यहाँ लिया जाए और क्यू पॉइंट अगर यहाँ पे लिया जाए, ये क्यू पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस का पॉइंट है और ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस का पॉइंट है, इसलिए पी और क्यू का यहाँ पे इस कंडीशन पे सेम नहीं होगा, राइट? पोटेंशियल सेम नहीं होगा, ठीक है? तो आपको क्या समझ में आया? पहली बात तो ये समझ में आया कि अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है तो इसके अराउंड में अगर आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ कर दो तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाता है, ठीक है? दूसरा क्या समझ में आया? दूसरी बात ये समझ में आया कि हर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर का किसी भी पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट या दो से ज़्यादा पॉइंट पे आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। लेकिन अलग-अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस का ऊपर अगर आप कोई दो पॉइंट, तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अच्छा, इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, आप खुद यहाँ से देख लो। अगर ये चार्ज है, ठीक है, Q, अगर ये E का डायरेक्शन है, E का डायरेक्शन कुछ ऐसा ही है, राइट? तो ई के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? घटता है, राइट? ई के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा, राइट? तो कुछ इस तरह से अगर यहाँ पे 100 वोल्ट माना जाए तो इस पूरे के पूरे सरफेस के किसी भी पॉइंट को उठा लो, उस पे पोटेंशियल 100 वोल्ट ही होगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर इससे बाहर वाला कॉन्सेंट्रिक सर्किल लिया जाए तो उस पे पोटेंशियल कुछ कम होगा, राइट? पोटेंशियल क्या होगा? कुछ कम होगा। कितना होगा? 80 वोल्ट होगा। हम लोग एज्यूम कर लिया 80 वोल्ट है, ठीक है? उसके बाहर अगर एक और कॉन्सेंट्रिक सर्किल लिया जाए तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? 60 वोल्ट होगा, और ये पूरे के पूरे स्फेयर में होगा, पूरे के पूरे स्फेयर में 60 वोल्ट होगा, ठीक है? एक सेकंड रुक जाइए। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में पूछे कि एक पॉइंट चार्ज या आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड क्यों? आइसोलेटेड मतलब अलग, इसके साथ और कोई चार्ज नहीं है, ये सिंगल चार्ज है, ठीक है? तो एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर कैसा होता है, कैसा दिखता है? तो आप बोलोगे कॉन्सेंट्रिक स्फेयर विथ चार्ज एट सेंटर ऑफ स्फेयर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, क्लियर है?
यस। सर अगर हम फिर थर्ड स्फीयर जो है वो ले अगर, तो फिर उसके बाद अगर हम अंदर कहीं पे भी अगर हम पॉइंट ले तो वहां पे सिक्स रहेगा, 60 होगा। जैसे अंदर हम कहीं जैसे कि सेकंड स्फीयर पे ले लें, बट हमने थर्ड स्फीयर कंसिडर करा है तो। ओके, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले ए, तो वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। अगर इसके अंदर है 60 वोल्ट, ठीक है, इसके अंदर ले, मान लिया सेकंड स्क्वायर पे लिए पॉइंट बी, तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया? 80 वोल्ट हो जाएगा। यस, बताइए। लेकिन फिर सर पूरे स्फीयर में तो नहीं होगा। पूरे के पूरे स्फीयर पे सेम होगा। आप एक काम करो, इक्विपोटेंशियल सरफेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एक चार्ज क्यू है, इस क्यू से आर डिस्टेंस यहाँ लो, यहाँ लो, या यहाँ लो, या यहाँ लो, सब पे तो पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, और यहाँ भी सेम होगा। और कितना होगा? के क्यू अपॉन आर होगा, राइट? ये डिस्टेंस यस को अगर सर। आर ले लो तो यस पोटेंशियल सर। इसी वजह से एक पूरा का पूरा एक क्लोज सरफेस मान लिया। और हम लोगों को दिखा ये तो स्फीयर है, मतलब इस पर्टिकुलर स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ये बट सर गवर्नमेंट इसके वाली अंदर भी कौन तो है? होना चाहिए ना। हाँ, इसके अंदर वाले स्क्वायर पे अगर ये छोटा सा स्क्वायर ले, तो इस पे नहीं, जो अगर आपने 100 ये वो, हाँ हाँ, जो आपने अभी कंसिडर ड्रॉ करा था स्फीयर, उसमें आपने हम्म स्फीयर की बाउंड्री पे तो सेम होगा, ठीक है, लेकिन हम्म। अंदर अगर उसके लिए तो। अच्छा अच्छा, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चली गई है ना। चार्ज और पोटेंशियल अलग अलग चीज है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग छोड़ चुके हैं, कंप्लीट हम लोगों का हो चुका है। उससे 1% भी इसका कोई लिंक नहीं है। समझ में आया? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लिंक नहीं है। तो आप एक स्फीयर मान रहे हो, स्फीयर के ऊपर में कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ओके। ओके, तो सिर्फ हम बाउंड्री को ही कंसिडर करेंगे, यस, राइट। सिर्फ बाउंड्री को। यहाँ पे इनर सरफेस आउटर सरफेस का कोई बात नहीं है, जस्ट पॉइंट लेना। ठीक है। ओके। ओके। एक सेकेंड आप लोगों की। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग देख लिए पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होता है। पॉइंट चार्ज के लिए अगर सिर्फ आप इतना कर देना कि पॉइंट चार्ज से, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे कोई एक ऐसा शेप आपको मिलेगा जो कि इक्वल डिस्टेंस पे, वो तो सिर्फ एक स्क्वायर ही हो सकता है, राइट? अगर आप पॉइंट चार्ज से मान लो कि एक स्क्वायर ड्रॉ कर दो, क्या ये इक्वल डिस्टेंस पे है हर एक पॉइंट? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या सेम है? नहीं। इसलिए एक क्यूब अगर आप बना दो तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। एक पॉइंट चार्ज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्फीयर ही हो सकता है। लेकिन अब वो स्फीयर एक ही नहीं हो सकता, अलग अलग रेडियस का हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसी तरह से एक लाइन चार्ज भी है, ठीक है। ये लाइन चार्ज है, ये क्या है? लाइन चार्ज है, ठीक है। अब इस लाइन चार्ज से हम लोग थोड़ी दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखे थे, या पोटेंशियल का भी वैल्यू निकालना जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये पॉइंट लिए, यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा, राइट? तो कैसा आपको शेप मिलेगा? कैसा शेप मिलेगा? सिलेंड्रिकल। एग्जैक्टली exactly। अगर ये कौन ड्रॉ कर रहा है इसे? तो अगर एक लाइन चार्ज लिए तो हम लोगों को एक सिलेंड्रिकल शेप मिलेगा, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों? क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एक सिलेंडर तो नहीं बन सकता, बहुत सारा कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स बन सकता है, राइट? कुछ ऐसा भी सिलेंडर बन सकता है। इससे भी देखिए, लाइन चार्ज से ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? सेम है, राइट? तो आपको एट ए टाइम एक ही कंसिडर करना होगा कि अगर ये वाला सिलेंडर हम लोग कंसिडर किए, ठीक है, देखिए ये वाला सिलेंडर अगर कंसिडर किए, तो इस पर्टिकुलर सिलेंडर में
अगर कोई भी आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट आप कंसिडर करो तो वो क्या होगा? अमन सर, ये गवर्नमेंट जो नाम चेंज करके रखा था ये है कौन? ये आप पता लगाइए प्लीज। एक सेकंड। यस, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जरा ये वाला डायग्राम ऊपर करिएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला। कौन सा? लीनियर चार्ज के लिए? नहीं, ये जो आपने तीन कंसेंट्रिक स्फीयर बनाए हुए थे ना, हाँ हाँ उसमें मुझे क्वेश्चन, हाँ पूछिए। उसमें मुझे पूछना था कि जैसे कि वो दो स्फीयरों के बीच में अगर कोई हम पॉइंट लेते हैं तो उसके ऊपर भी पोटेंशियल सेम रहेगा। देखिए ये चीज ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। ध्यान से सुनिए, आप हैंड डाउन कर सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा है, ठीक है। इसमें अनटिक कर सकते हैं रेज योर हैंड, या ओके। तो एक चार्ज है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है, उतना टफ चीज नहीं है, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ उससे ध्यान से सुनिए, और अच्छा लग रहा है मुझे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछोगे तो सीख पाओगे, ठीक है। अब तक मैंने जो बताया, इस क्यू चार्ज पे जो ये इनर स्फीयर को देखो, सारा का सारा पॉइंट अगर इस पे कंसिडर करो, जो रेड पॉइंट आपको दिखाई, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ओके। अब ये सारा का सारा पॉइंट क्या चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है? हाँ, इसलिए इस सारे के सारे पॉइंट में पोटेंशियल जो होगा वो के क्यू अपॉन, वो डिस्टेंस अगर आर मान लिया तो के क्यू अपॉन आर होगा और इक्वल होगा, राइट। और उसी तरह से इस पे अगर सारा का सारा पॉइंट कंसिडर करें तो इस पे भी पोटेंशियल कुछ अलग होगा, मे बी के क्यू अपॉन आर डैश होगा, ये वाला डिस्टेंस अगर आर डैश ले ले, ठीक है। अब अगर कोई एक पॉइंट लिया जाए, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ये ब्लू पॉइंट, अगर ये पॉइंट लिया जाए तो क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? नो। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस सरफेस है, पूरा का पूरा सरफेस जो कि वो सारा पॉइंट रखता है जिसका पोटेंशियल सेम है, राइट। दूसरा बात, क्या अगर इसका पोटेंशियल 100 है और इसका पोटेंशियल मान लिया 90, तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 होगा? नो। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल 90 होगा? नो। तो कितना होगा? मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन एक चीज हम लोग आइडिया से बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं द वैल्यू ऑफ इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि डायरेक्शन ये है, मुझे पता है कि ये पॉइंट पे 100 और ये वाला पॉइंट पे 90 है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना एग्जैक्टली मैं जब तक मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता चलेगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना हम लोग आइडिया से बोल सकते हैं फ्रॉम द नॉलेज दैट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हम लोग बता सकते हैं कि पोटेंशियल समवेयर बिटवीन 90 एंड 100 होगा, 90 और 100 के बीच में होगा। इतना हम लोग जान सकते हैं। अब वो पॉइंट के बारे में, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिए, इसके बीच में ले लिए या इसके बीच में ले लिए या बाहर ले लिए, कहीं भी ले लिए, ठीक है, तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ से ये या ये या ये, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। आप सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट लगाइए ना, जस्ट जब मैंने बताया था के क्यू अपॉन आर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर मैंने बताया था, तो चार्ज तो फिक्स हो गया सेंटर पे, आर जहां जहां इक्वल है वो इक्वल पोटेंशियल रखेगा, राइट। जैसे कि एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज स्फीयर क्या है, ठीक है, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है या नहीं है, तो आप सोचोगे कि चार्ज स्फीयर, मान लिया कि एक चार्ज स्फीयर है ये, ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि क्या एक चार्ज स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा बिहेव करता है, तो आपको पहले चेक करना होगा कि चार्ज स्फीयर है, ठीक है, इसके सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है? ऑब्वियस सरफेस पे।
तो सरफेस का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, के क्यू, आपने डिराइव किया ना, के क्यू अपॉन आर, अगर रेडियस क्या है आर, और इस पॉइंट पे कितना होगा, क्योंकि आर सेम है तो के क्यू अपॉन आर, इस पॉइंट पे कितना होगा के क्यू अपॉन आर, इस पॉइंट पे कितना होगा के क्यू अपॉन आर, इस पॉइंट पे कितना होगा के क्यू अपॉन आर, क्योंकि एक चार्ज स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है, इसलिए हाँ एक चार्ज स्फीयर इक्विपोटेंशियल जैसा बिहेव करता है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये दो चीज हम लोग देखें, लीनियर चार्ज के लिए क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स होता है विथ लीनियर चार्ज एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर और इक्विपोटेंशियल सरफेस। बस ये लैंग्वेज आपको लिखना है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपको जब भी टाइम मिले ये सारा लैंग्वेज नोट कर लीजिएगा कि सिर्फ एक सिलेंडर नहीं, यहाँ पे बहुत सारा सिलेंडर बन सकता है, बहुत सारा सिलेंडर बन सकता है, वो सारा क्या होगा, अलग अलग आपस में क्या होगा, देखिए अब क्या पहले सिलेंडर और दूसरे सिलेंडर का पोटेंशियल सेम है, नहीं। क्या पहले सिलेंडर और लास्ट वाले सिलेंडर का पोटेंशियल सेम है, नहीं। तो पोटेंशियल किसका सेम है, अगर एक पर्टिकुलर सिलेंडर को एट ए टाइम कंसीडर किया जाए तो उस पर जितना भी पॉइंट आप खींचो, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट लिया, ये चारों का पोटेंशियल सेम होगा, कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। अब अगर एक दूसरा और कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर ले लिया जाए तो क्या इसके इस पॉइंट पे, मान लिया कि इसका नाम पॉइंट नंबर 5 है, क्या V1 और V5 सेम होगा, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पे है। क्लियर है। तो अगर पूछा जाए कि लीनियर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, तो आपको बोलना होगा कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स विथ लीनियर चार्ज एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर और इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि जो एक कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि लीनियर चार्ज ऐसे है और आप कुछ इस तरह से सिलेंडर बना दिए, ठीक है, सिलेंडर तो कैसे भी बन सकता है। कंडीशन आपको याद रहे कि एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या होना चाहिए, लीनियर चार्ज, जो लीनियर चार्ज है वो सिलेंडर का एक्सिस होना चाहिए, कुछ इस तरह से। क्लियर है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे हम लोगों को प्लेट मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो आप खुद सोच लो ना, ऐसे ऐसे अगर इक्वी डिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए, इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप अगर ये लाइन कंसिडर करो, ठीक है, या ये प्लेन पूरा का पूरा कंसिडर करो, इस पूरे के पूरे प्लेन पे तो पोटेंशियल सेम होगा, क्यों, क्योंकि मान लिया कि चार्ज यहाँ पे है, क्यू अमाउंट का चार्ज, तो ये चार्ज से तो इस प्लेन के में प्रेजेंट हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम है, राइट, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह से एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ बन सकता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर आप प्लेन बना दो, वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। अच्छा, आपको अगर जो भी कंफ्यूजन आ रहा है ये चीज ध्यान से, इसलिए मैंने आपके लिए लिखा है, ये चीज ध्यान से समझिए। द सर्फेसेस करेस्पॉन्ड टू डिफरेंट पोटेंशियल V1 V2 एंड V3। ऑब्वियसली ये सरफेस का पोटेंशियल, ये सरफेस का पोटेंशियल, ये सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक है, और कितना होगा, इसका V1 मान लिए, इसका V2 मान लिए, इसका V3 मान लिए, बट पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, ध्यान से सुनिए, बट द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन एनी पर्टिकुलर सरफेस इज सेम। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर सरफेस के किसी भी पॉइंट को आप उठा लो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस प्लेन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर कोई भी आप पॉइंट कंसिडर कर लो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो ये प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। लेकिन इसका हरगिज ये मीनिंग नहीं है कि V1 V2 और V3 सेम है। इनफैक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन में V का वैल्यू डिक्रीज होता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, V1 का है। V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, राइट। इसी को उल्टा करके बोल सकते हैं, V3 इज लेस देन V2 इज लेस देन V1, मतलब सबसे ज्यादा V1 का पोटेंशियल होगा, सबसे कम V3 का पोटेंशियल होगा। तो ऑब्वियसली आपके माइंड में ये आना ही नहीं चाहिए कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं
द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या हुआ है, डिक्रीज किया है, पोटेंशियल डिक्रीज किया, तो ऑब्वियसली सेम होने का कोई चांस नहीं। लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेन हम लोग ऐसा कंसिडर करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो उस प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़े थे, अच्छे से समझे थे, तो उसके बाद क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट। और मैंने कहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही मिलेगा, राइट। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिलेगा। तो एक एक प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से पढ़े, हर एक प्रॉपर्टी पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल बन सकता है, मैं क्वेश्चन भी अभी कराने का कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे जैसे एक प्रॉपर्टी हम लोग समझते जाएंगे वैसे वैसे एक दो क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से प्रॉपर्टीज पढ़े। लकीली सिर्फ 4 प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, हम लोगों के पास 4 प्रॉपर्टी है, और इसे ध्यान से समझे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होने वाला है, आप लोग खुद सोचिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि मैं दिखाने से पहले एक एग्जांपल ले लूं कि एक चार्ज के बाहर एक स्फेयर ड्रॉ कर दिया, ऑब्वियसली वो स्फेयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, हम लोग जानते हैं। इस स्फेयर के 2 पॉइंट लिए, आप एक पॉइंट ए लिए और यहाँ पे एक पॉइंट बी लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, वी ए कहेंगे, और बी पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, वी बी कहेंगे। अगर मैं पूछूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच, ए और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक आंसर आ गया है, सही है, जल्दी से बताइए। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दूसरा आंसर सही है, जल्दी से, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी को आंसर देना है। जीरो होगा सर, कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है कि वी ए और वी बी इक्वल होगा, क्योंकि ए और बी पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल सरफेस पे। तो यहाँ से वी बी माइनस वी ए एक साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एक साइड आ जाने से ये जीरो हो जाएगा, और यही तो है डेल वी, राइट, यही तो है डेल वी, तो डेल वी क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे ही किया आप लोग, या डायरेक्ट लॉजिक लगा लिए कि दोनों इक्वल है तो डिफरेंस जीरो होगा, जो भी हो। तो पहला प्रॉपर्टी ही ये है जो आप लोग ऑलरेडी सीख गए, वही पहला प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन इक्वल पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। आई होप ये आपको एग्जाम तक याद रहेगा एटलीस्ट। The potential difference between any 2 points on equipotential surface is zero। अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे 2 पॉइंट कंसीडर किए ए एंड बी, तो वी ए और वी बी ऑब्वियसली बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एनी 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो होगा। क्लियर है, बहुत इजी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ओके, नंबर टू देख ले जल्दी से, ये याद रहेगा डेल वी। हम लोगों को क्या पता चला, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, जीरो होगा, या डेल वी क्या होगा, जीरो होगा, या डी वी छोटा सा अगर डिस्टेंस मिले तब भी ये जीरो आएगा। ये तीनों फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। डेल वी भी जीरो, डी वी भी जीरो, वी ए माइनस वी बी भी जीरो, वी बी माइनस वी ए भी जीरो, डिफरेंस जीरो होगा सिंपली, ठीक है। नंबर टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बेसिक था। नंबर टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ये पॉइंट जरूर से लिखना, अगर पूछ दे, कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ऑब्वियसली 4 पॉइंट लिखना है। पहला लिखो या ना लिखो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा पॉइंट पे आपको मार्क्स मिलना है, ठीक है। ये पॉइंट जरूर से लिखना, नो वर्क हैज टू बी डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, जैसे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप लोग शायद फैमिलियर हो चुके हो, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इस पे अगर 2 पॉइंट ले, ठीक है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे ले लिए बी, और ए पॉइंट पे एक क्यू अमाउंट का चार्ज रख दे, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्यू अमाउंट को का चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा।
क्यों? क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड सेज दैट नो वर्क हैज टू बी डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसे प्रूव भी करेंगे। ऑब्वियसली हर एक चीज का हम लोगों के पास प्रूफ है फिजिक्स में, प्रूफ भी करेंगे। पहले ये चीज को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को आप कंसिडर करो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कुछ अमाउंट का चार्ज आप ले जाना चाह रहे हो, तो आपको कोई वर्क नहीं करना होगा, कोई भी एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत नहीं है। मतलब नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसे प्रूफ कैसे करेंगे? हम लोग तो पहले दो पॉइंट कंसिडर कर लिए। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रहा है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो हम लोग कंसिडर किए। दो पॉइंट कंसिडर किए इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ए एंड बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर तो अमाउंट का चार्ज लेके हम लोगों को जाना है, तो हम लोगों का डेफिनेशन बोलता है वीवी माइनस वी इक्वल टू नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय दैट अमाउंट ऑफ चार्ज। ये हम लोगों का डेल वी का डेफिनेशन था पोटेंशियल डिफरेंस का, राइट? याद है जब क्लास का स्टार्ट हुआ था आपने यही सीखा, वी वी माइनस बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्यू, ये सीखा। अब आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखा कि ये तो क्या है? जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो है, तो जीरो आपने पुट कर दिया इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्यू। तो यहाँ से आपको डब्ल्यू एक्सटर्नल का वैल्यू क्या मिला? जीरो मिला। डब्ल्यू एक्सटर्नल का वैल्यू क्या मिला? जीरो। इसका मतलब ए टू बी अगर चार्ज ले जाना है और अगर ए और बी पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, तो आपका जो वर्क डन है वो जीरो होगा। एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। अगर मजा नहीं आया तो एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। किस तरह से हम लोग कर सकते हैं? देखिए, अगर यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये जो स्फेयर बना वो क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक आपको लेके जाना है, ठीक है? यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक क्यू अमाउंट का चार्ज को लेके जाना है, ठीक है? तो किस तरह से आप लेके जाओगे? ऑब्वियसली फोर्स देखना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे क्यू डैश मान लेते हैं, ये अंदर में जो चार्ज है वो क्यू डैश है, और यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको लेके जाना है क्या? चार्ज क्यू को। ओके, तो देखते हैं इस क्यू डैश और क्यू में फोर्स कैसा लगे। फोर्स का डायरेक्शन तो ये होगा, राइट? फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा? किसी भी कर्व सरफेस पे आप डिस्प्लेसमेंट कैसे लेते हो? टेंजेंट लेते हो, राइट? तो यहाँ से टेंजेंट यहाँ आएगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो फोर्स ऐसा होगा, और फिर डिस्प्लेसमेंट ये टेंजेंट होगा। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमेशा कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप लोग वर्क डन का डेफिनेशन क्या जानते हो? और क्योंकि फोर्स सेम है, राइट? फोर्स क्या है? सेम है। कितना है? के क्यू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, यही तो है। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है, और जब भी फोर्स कांस्टेंट होता था आप वर्क डन क्या लिखते थे? एफ एस कॉस थीटा, राइट? कॉस थीटा। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने के कारण 90 डिग्री होने के कारण कॉस 90 कितना होता है? जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो ऐसे समझिए, ये वाला एक्सप्लेनेशन है क्या? ऐसे समझिए, बात बराबर। समझना जरूरी है। क्या समझना है? दैट नो वर्क हैज टू बी डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, क्लियर है? तो दो तो हम लोगों को समझ में आ गया। जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट और क्लियर हो जाए, ठीक है? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिए। यस, पूछना है जल्दी से पूछ लीजिए। सर इलेक्ट्रिक फोर्स का यहाँ पे रिलेशन दिखाया है डेरिवेशन में, तो वो किस चीज से, कहाँ वो किस प्रैक्टिकली रिलेट कैसे कर रहे हैं वो? अच्छा, प्रैक्टिकली ये जो दिखाई दे रहा है ना? यस सर, यस सर। ओके, ये चीज जो है यहाँ पे इस चीज के लिए है कि ऑब्वियसली ए और बी पॉइंट के, मतलब ए टू बी हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स से अगर लेके जाते, ठीक है? इलेक्ट्रिक फोर्स से अगर लेके जाते तो वो क्या होता है? हम लोग जानते हैं डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय होता है एक्सटर्नल फोर्स। ये चीज हम लोग सीखे थे, ये चीज हम यस लोग सर। सीखे थे। अब इसका यूज क्या है पता है? इसका यूज ये है कि जब तक हम लोग इन दोनों को इक्वल नहीं बोलते, तब तक ये फॉर्मूला एक्सटर्नल फोर्स के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है। आपको पता है, कोई भी आपका पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी निकालो, ये तभी वैलिड है जब आपका जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव हो, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट?
ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये सारा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इन फोर्स के कारण आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते थे। तो ऑब्वियसली यहाँ जो एक्सटर्नल आप बता रहे हो, ये एक्सटर्नल कंजर्वेटिव है या नहीं, ये जिसके लिए आपने ये लिखा है, ठीक है। आप मान के चल रहे हो, आप जानते हो ये चीज कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट लाइक मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे क्यू अमाउंट का चार्ज है और यहाँ क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में रिपल्सन होगा, कुछ इधर होगा, और ये जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। आप अगर यहाँ से इधर लेके आना चाह रहे हो तो कैसे लेके आओगे, एक्सटर्नल फोर्स से लेके आओगे, राइट। तो एक्सटर्नल फोर्स किधर होगा, इधर होगा। तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण फोर्स क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, इसके लिए पॉजिटिव होगा तो इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव होगा तो इसके लिए नेगेटिव, मतलब वर्क डन का साइन क्या होगा, अलग होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स लगभग इक्वल है, ठीक है। और इसके साथ आपने एज्यूम देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होने से क्या प्रॉब्लम आएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होने से आपका जो वर्क डन आएगा वो एक्यूरेट नहीं निकलेगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होगा फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरी, राइट। सारी चीज मैंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए यहाँ पे ये चीज को जस्ट जस्टिफिकेशन के लिए लिखी है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ। क्लियर है, आपका तो वर्क डन यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। जस्ट आप यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हो कि हाँ कंजर्वेटिव फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स ही है और इससे ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर पा रहे हो। ओके, तो जल्दी से ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि अगर एक स्फीयर के अंदर क्यू अमाउंट का चार्ज रख दिया जाए, ठीक है, और पॉइंट स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट ए है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट ए पे एक स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज रखा हुआ है, सो मैक्सिमम वर्क डन इस स्मॉल क्यू को कहाँ ले जाने में होगा, ए टू बी ले जाने में होगा, ए टू सी ले जाने में होगा, या ए टू डी ले जाने में होगा। मैक्सिमम वर्क डन इस चार्ज स्मॉल क्यू को किस पॉइंट पे ले जाने में होगा, बी पे, डी पे या सी पे, जल्दी से बताइए। इस क्यू अमाउंट का चार्ज को आप ले जा रहे हो, मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, स्मॉल क्यू अमाउंट के चार्ज को लेके जा रहे हो बी पे, सी पे एंड डी पे, मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा। तो कुछ आंसर्स आया, लगभग सारा का सारा आंसर सही है। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल क्यू से जो ये स्फीयर है, कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा बिहेव करे। इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज करने में कोई वर्क डन नहीं होता है, मतलब आप ए टू बी जाइए वर्क डन क्या होगा, जीरो, ए टू सी जाइए वर्क डन क्या होगा, जीरो, ए टू डी जाइए वर्क डन क्या होगा, जीरो। मतलब कि किसी भी पॉइंट पे लेके जाइए, बी पे, सी पे, डी पे, सब जगह पे वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। बहुत अच्छा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। तो पहला प्रॉपर्टी आपने पढ़ा डेल वी इक्वल टू क्या होगा, जीरो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। दूसरा प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। और तीसरा प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब खुद सोचो, ये वाला जैसे यहाँ पे ड्रॉ है, क्यू है, ठीक है, और इसके बाहर में आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए, राइट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए या कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ किए, स्फीयर्स बोलना ज्यादा अच्छा है। तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएगा, ऐसे आएगा, राइट। तो ये किस तरह से गॉसियन गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं या इक्विपोटेंशियल सरफेस को किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए परपेंडिकुलरली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस और ई का डायरेक्शन, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमेशा ई क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करता है। देखिए ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब किसी भी कर्व पे एंगल खींचने का तरीका आपको पता होना चाहिए मैथ से, कि कर्व पे आप अगर इस पॉइंट पे आपको एंगल पता करना है, तो ऑब्वियसली ये तो कर्व है, राइट। तो एंगल कैसे पता करोगे, तो मैथ में एक चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसमें सिखाया जाता है कि आप सबसे पहले कर्व पे एक क्या खींच लीजिए, टेंजेंट खींच लीजिए। अब उस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में इस नॉर्मल से एंगल खींचेंगे, मतलब ये 90 डिग्री, 100% श्योर 90 डिग्री। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ऐसे तो बहुत सारा फॉर्मूला से प्रूफ दे सकते हैं। ये फॉर्मूला बेसिकली
आपको याद होगा dv इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, राइट। dv इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला याद है, राइट। तो ई डॉट डी आर मतलब क्या होता है, ई डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट है, तो ई डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन dv का वैल्यू क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 याद कीजिए, dv अब क्या होता है, एक्सप्लेन करेंगे। ये तो वही कर रहे हैं, dv इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है, राइट। और dv का वैल्यू क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1 से 0 होता है, और ई डॉट डी आर को क्या लिख सकते हैं, ई डी आर कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, जैसे कि ई माइनस ऑफ ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ कर पाए, ठीक है। जैसे कि लीनियर चार्ज के लिए देख लीजिए, ये अगर चार्ज है तो ऑब्वियसली आपने सीखा कि गॉसियन सरफेस कैसा होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स आप निकालना सीख गए, कुछ इस तरह आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्लियर है। ये वाला भी सर डायग्राम, सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता दीजिए। ओके। किसके लिए, साइकिल के लिए या किसी भी चीज के लिए भी नहीं समझ में आया, सर सर्कल वाला। ओके, सर सर्कल किसी वाला भी नहीं चीज समझ। आपको ये फॉर्मूला पता है, dv इक्वल टू, हम लोग रिलेशन जाने ना, e और v में क्या रिलेशन है, dv इक्वल टू नेगेटिव ऑफ e डॉट डी आर, क्या ये चीज पता है, क्या ये चीज यस पता है। यस सर। हम लोग यहाँ गॉसियन सरफेस, सॉरी, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस लिए, 2 पॉइंट लिए ए और बी, उनके बीच का जो डी आर वेक्टर है वो यहाँ दिखाया जा रहा है, दिखा देगा छोटा सा डी आर वेक्टर, ठीक है। अब यस प्रॉपर्टी सर। नंबर 1 याद कीजिए, डीवी तो वैल्यू 0 है, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना होगा, 0, तो 0 यहाँ पुट कीजिए। ए डॉट बी का वैल्यू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, मेरे ख्याल से कॉस थीटा होता है, राइट। ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो इसे पूरा का पूरा 0 से डिवाइड कर दीजिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, ऑब्वियसली ई और डी आर के बीच का एंगल था, तो ई और डी आर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो डी आर तो ये है, ई कुछ इस तरह से है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। समझ में? इसका मतलब बहुत सारा बुक में कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेशन देता है, देखिए कुछ इस तरह से कर्व ले लेगा, 2 पॉइंट ले लेगा ए और बी, ठीक है, और इसमें डी आर क्या है, ये है आर, ठीक है। मान लेगा कि ये ई का डायरेक्शन ये है, थीटा एंगल पे ई, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पता है 90 डिग्री आएगा थीटा का वैल्यू, जस्ट मान लिया थीटा का वैल्यू ये ई कुछ इस तरह से, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग मान लिया कि ई कुछ इस तरह से थीटा एंगल पे, ठीक है। तो डीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर लिख सकते हैं, राइट। नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर लिख सकते हैं, और क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस में मानना है, क्योंकि हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो dv इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, और dv का वैल्यू 0 किया, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये जो थीटा ऐसे लिया है, ऐसे इम्पॉसिबल है ना, ये हमेशा ऐसे रहेगा, ई और डी आर के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से भी आपके एनसीईआरटी में या अदर बुक में प्रूफ रहता है, ठीक। यहाँ हम लोग इजी प्रूफ यहाँ पे लिए, कुछ इस तरह प्लेन मान लिया, डी आर ये है, ई का डायरेक्शन कुछ भी मान लो, कुछ इस तरह से थीटा, और थीटा का वैल्यू फाइनली आया 90 डिग्री, मतलब ई असल में ऐसे होगा, ठीक है। ये सिंपल सा आप देख लो, dv इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, और dv को 0 कर दो। कहाँ से dv 0 आएगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, dv 0 होगा, प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, क्लियर है। लास्ट हम लोगों का जो प्रॉपर्टी है वो है, two equipotential surfaces can never intersect each other, because if they do so, then at the point of intersection there will be two direction of electric field, which is impossible, ठीक है। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग जाने थे कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और यहाँ पे जाने टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लगभग कुछ कुछ मतलब रीजन सेम है, लेकिन एक बेसिक रीजन मैं देना चाहूंगा, एक बेसिक रीजन मैं देना चाहूंगा। मान लिया कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ये है, जिसका पोटेंशियल क्या है, 100 वोल्ट है, ठीक है। और एक अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, जिसका पोटेंशियल क्या है, मान लिया 80 है, ठीक है। तो अगर 80 वोल्ट है, अगर ये दोनों सरफेस बाय चांस इंटरसेक्ट कर जाए, बाय चांस इंटरसेक्ट कर जाए, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, दोनों क्लोज आ गया, ठीक है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मिल जाएगा,
100 भी मिलेगा, 80 भी मिलेगा, लेकिन क्या एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल रहना पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट। एक पॉइंट पे आपको दो अलग अलग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मिल सकता है क्या? नहीं। इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी हम लोग देख सकते हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लाइंस ऐसे निकलेंगे और इससे कुछ ऐसे निकलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो ऑब्वियसली एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। और भी रीजन दे सकते हैं कि इसका ई का डायरेक्शन ये है, इसका ई का डायरेक्शन ये है, दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो हम लोगों को ई का दो डायरेक्शन मिलेगा, जो कि ये डायग्राम से बताया गया। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि एक सरफेस हम लोग ये लिए, ई का डायरेक्शन ये है, दूसरा सरफेस ये लिए, ई का डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये E2 है, ये E1 है। तो ऑब्वियसली अगर इंटरसेक्ट कर पाता है, ऐसा हो पाता, तो एक ही पॉइंट पे देखिए, एक ही पॉइंट पे ई का दो डायरेक्शन, एक ऊपर मिल रहा है, एक ऐसे मिल रहा है। क्या ई का दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ई का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर ये चार्ज को मूव कराना चाहो तो वर्क डन होता है, जीरो होता है। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब इस तरह से याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली। इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, और फाइनली चौथा पॉइंट ये याद रखना है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये चार पॉइंट पूरी अच्छी तरह से क्लियर हुआ है आप लोगों का? कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कभी भी व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट्स या क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, और फाइनली जो हम लोग देखे कि ये परपेंडिकुलर होता है, एक डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की है। ठीक है, अगर कुछ एग्जाम में पूछ दे कि डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो ये देख लीजिए, इस तरह से होता है। हम लोग एक लॉजिक यूज किए कि ऑब्वियसली डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा होता है ना, तो हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के लिए या ये लाइन दिखाया जा रहा है अनबाउंडेड लाइन, ये कुछ इस तरह से ये लॉजिक यूज कीजिए कि ये 90 डिग्री से इंटरसेक्ट है। ऑब्वियसली ऐसा होगा तभी 90 डिग्री से इंटरसेक्ट होगा। तो कुछ इस तरह से ऑब्वियसली ये चार्ज के लिए यहाँ देखिए ये सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, ये चार्ज के लिए ये सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, और बीच में कुछ ऐसा लाइंस भी रहेगा जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, सेम होना मतलब ये लाइन और ये लाइन का पोटेंशियल सेम नहीं, बल्कि एक पर्टिकुलर लाइन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो अगर लास्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन देता है। तो क्वेश्चन इज, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। ठीक है, ई का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखा रहा है, और इसमें चार पॉइंट है, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q, तीसरा पॉइंट है R, और चौथा पॉइंट है S। आपको बताना है कौन कौन सा पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। अब सरफेस नहीं, पॉइंट। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट मतलब वो दो या दो से ज्यादा पॉइंट जिसका पोटेंशियल सेम हो। तो कौन कौन सा? जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। सर QP का होगा सेम और RS का सेम होगा। QP का सेम होगा कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली Q का ज्यादा होगा, P का कम होगा, क्योंकि Q से सॉरी पोटेंशियल डिक्रीज किया है। जल्दी से बताइए, अब तो सब बता दे। R सर एंड S, ऑब्वियसली R एंड S क्या डिस्टेंस पे है ना, मान लो कहीं पे भी चार्ज है, कुछ ऐसा लीनियर चार्ज मान लो, ऑब्वियसली R और S का इक्वल डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, तो R और S इक्वी मतलब ऐसा पॉइंट है जो इक्वल पोटेंशियल रखता है। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट बोल सकते हैं, ना कि सरफेस। ठीक है, तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के टॉपिक में। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने आप कभी भी जल्दी कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या आपका कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट सर पार्ट ऑफ डाइपोल वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए।
या डायपोल के लिए क्या है, आप चार्ज के राउंड में आप क्या करो, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, और फाइनली जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि एंगल 90 डिग्री होगा, वो लॉजिक यूज करो, आपका नोट्स अपलोड हो जाए। एक बार ध्यान से देखिएगा, 2 से 3 मिनट स्पेंड कीजिएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, ठीक है, और सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, जो कि कैपेसिटेंस है। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।